क्लास सिक्स में हमने तमाम कोर्स मुकम्मल कर लिया था और उसके तमाम सवाल। तो अब हमारा 6 क्लास में जो है पूरा सिलेबस मुकम्मल हो चुका है, जो भी आपका है। इसमें 10 चैप्टर थे क्लास 6 में। क्लास 6 उर्दू में आपके 10 चैप्टर थे। 10 हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। आखिरी चैप्टर टीपू सुल्तान के बारे में था, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था, लिख लिया था और तमाम सवालात। और इसमें आखिर में जो है टीपू सुल्तान के बारे में जो कुछ है, जितने भी सवाल थे हमने उनको भी पढ़ा था। टीपू सुल्तान कौन था और कहाँ का हुक्मरान था, उसके वालिद और वालिदा का क्या नाम था, और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से किस तरह मुकाबला किया, कितनी जंगें लड़ी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और इसके जो सवालात थे उसको भी हमने पढ़ लिया था। तो एक बार और हम इसको दोहरा लेते हैं ताकि आप लोगों जिन लोगों ने क्लास में प्रेजेंट नहीं थे और उन लोगों ने इस सबक को नहीं समझा, वो एक बार और इस सबक के बारे में उन्हें पता चल जाए कि इस सबक में क्या इसका पूरा मजमून है। तो ये टीपू सुल्तान के बारे में है। टीपू सुल्तान 1750 में मैसूर में पैदा हुए और टीपू सुल्तान के वालिद का नाम हैदर अली था और वालिदा का नाम फातिमा था। टीपू सुल्तान के वालिद का नाम हैदर अली और वालिदा का नाम फातिमा था। टीपू सुल्तान के जो वालिद थे वो बहुत बहादुर थे और इंसाफ पसंद थे, नेक और साले थे। और सबसे बड़ी बात ये कि वो उनकी एक ताकतवर हुकूमत थी, वो ताकतवर हुक्मरान थे। और टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली ने अंग्रेज़ों से जंग भी करी और अंग्रेज़ों को शिकस्त भी दी और अंग्रेज़ों को कई साल तक रोके रखा मैसूर पे कब्ज़ा होने से, जबकि अंग्रेज़ 4 बड़े इलाक़ों पर कब्ज़ा कर चुके थे। ये भी हमने पढ़ा था। कौन कौन से इलाक़े थे? तो वो बंगाल, बिहार, बम्बई और मद्रास। बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, ये 4 इलाक़ों पे वो पहले से ही कब्ज़ा कर चुके थे। सिर्फ एक इलाक़ा रह गया था, वो था मैसूर। और मैसूर एक बड़ी रियासत थी जिस पे टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली की हुकूमत थी। और हैदर अली जो था वो बहुत ताकतवर हुक्मरान था। उसकी एक ताकतवर मुनज़्ज़म फ़ौज थी, उसके पास काफ़ी फ़ौजी साजो सामान थे और फ़ौजी ताकत भी बहुत थी। और इसीलिए उसने अंग्रेज़ों को कई साल तक मैसूर पर कब्ज़ा करने से रोके रखा। ये एक उसकी बहुत बड़ी कहना चाहिए खूबी थी कि उसने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने से कई साल तक रोके रखा। और अंग्रेज़ों के साथ मराठे और निज़ाम हैदराबाद ये लोग मिल गए थे और इन लोगों ने मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला किया। तो हैदर अली ने इनका बड़ी बहादुरी से बेखौफ होकर मुकाबला किया और इनको शिकस्त दी। और शिकस्त देने के बाद इसमें टीपू सुल्तान भी शामिल थे इस जंग में। टीपू सुल्तान की उम्र 16 साल की थी। 16 साल में ही टीपू सुल्तान ने जंग में किस तरह से मुकाबला किया जाता है ये इसके बारे में पूरी तरह तरबियत हासिल कर ली थी और माहिर और तजुर्बेकार हो गए थे जंग के। तो अब हैदर अली जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों को हरा दिया और इस जंग में टीपू सुल्तान भी शामिल थे जिनकी उम्र 16 साल थी। तो टीपू सुल्तान की ये पहली जंग थी और हैदर अली इनके वालिद इस वक्त हुकूमत के हुक्मरान थे। तो जब अंग्रेज़ हार गए तो अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान से समझौता कर लिया। समझौता यानी सुलह कर ली।
सुलह करी कि अब उसमें ये शर्त रखी गई कि अगर कोई मैसूर पर हमला करता है तो अंग्रेज़ उसका साथ नहीं देंगे, और दूसरा ये है कि अंग्रेज़ हमारा साथ देंगे। तो ये अंग्रेज़ों को शर्त मानना पड़ी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही अंग्रेज़ों ने कर्नाटक पर फिर हमला कर दिया, और इसमें हैदर अली को नाकामी हुई। यानी इस जंग को हराने में वो नाकाम रहे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हैदर अली ने अंग्रेज़ों को फिर से शिकस्त दी यानी हरा दिया, और अंग्रेज़ी फ़ौज के कमांडर कर्ल ब्रीथ वाइट को भी गिरफ़्तार कर लिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई। अच्छा, कुछ दिनों बाद फिर हैदर अली जो वालिद थे टीपू सुल्तान का, उनका इंतकाल हो गया। अब डायरेक्ट टीपू सुल्तान को हुकूमत मिली, और वो हुकूमत पर यानी हुकूमत के तख्त पर बैठते ही उन्होंने अंग्रेज़ों की साजिशों के ख़िलाफ़ मंसूबे बनाना शुरू किए। और अंग्रेज़ों को पहले से ही वो जानते थे कि अंग्रेज़ किस कदर ताकतवर होते जा रहे हैं, और उनकी क्या साजिश है, वो किस तरह अपनी सियासत से राजाओं नवाबों को आपस में लड़ा के उन्हें कमज़ोर कर रहा है, अंग्रेज़ कमज़ोर कर रहा है, और ख़ुद ताकतवर होकर पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करना चाहता है। ये अंग्रेज़ों की इस पॉलिसी को टीपू सुल्तान समझ गया था, और उसी ने इसी के ख़िलाफ़ हिकमत अमली इख्तियार की, और तमाम राजाओं को और नवाबों को जो आपस में लड़ रहे थे उन्हें एक करने की प्लानिंग की कि इन सब को एक किया जाए। अगर हमें अंग्रेज़ों से मुकाबला करना है तो हमें अंग्रेज़ों को हराने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। उसने ये भी कहा कि हमारे जो कुछ भी इख्तिलाफ़ हैं, जो कुछ भी हमारे मसाइल हैं, वो हम बैठ के सुलझा सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों से हमें हिंदुस्तान को पाक करना है तो पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमें लड़ना होगा, और ये जब ही होगा जब हम एक होंगे, एक होके अंग्रेज़ों का मुकाबला करें और अंग्रेज़ों को इससे हिंदुस्तान से निकाल दें। तो अंग्रेज़ चले गए तो फिर हम अपने आपस के मसाइल तो बैठ के हल कर लेंगे, लेकिन अंग्रेज़ अगर जम गए हिंदुस्तान पे और कब्ज़ा कर लिया उन्होंने, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम सब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हो जाएंगे, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिकस्त और नाकामी होगी, हार होगी। तो टीपू सुल्तान ने सबको मुत्तहिद करने की कोशिश की। चुनाचे रोहिलखंड के जो नवाब थे, जो पठान थे, उन्हें एक किया, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और वीलखंड के पठानों में मेल कराने की उन्होंने ज़बरदस्त कोशिश की, और उसके लिए उन्होंने बहुत से वफ़द यानी ग्रुप भेजे। लेकिन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मैसूर, मराठों, निज़ाम हैदराबाद तीनों को मुत्तहिद करने की बराबर कोशिश करता है। तो टीपू सुल्तान ने निज़ाम हैदराबाद को भी मिलाने की कोशिश की, उनको समझाने के लिए वफ़द पहुँचाए, और मराठों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं समझे, वो अंग्रेज़ों के साथ ही रहे। और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग जारी रखी, जिस तरह उनके वालिद ने, हैदर अली ने रखी थी। और इसी टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों की दोस्त रियासतों की लड़ाकों की भी मदद की, उनको भी एक करने की कोशिश की, और इस तरह टीपू सुल्तान ने 4 जंगें लड़ी अंग्रेज़ों से। 2 में टीपू सुल्तान को शिकस्त यानी हार हुई, और 2 में वो जीते यानी फ़तह हासिल हुई इन्हें। तो ये 4 जंगें लड़ी, और चारों जंगों का ये हाल रहा, 2 अंग्रेज़ जीते, 2 टीपू सुल्तान। और लेकिन अंग्रेज़ों ने मुल्क के गद्दार निज़ाम और मराठों के साथ मिलकर 1799 में मैसूर पर चारों तरफ से हमला कर दिया। और इधर टीपू सुल्तान के जो वज़ीर थे, जो ख़ास ओहदेदार थे, 2 मीर जाफ़र, मीर सादिक, इन्होंने भी गद्दारी की टीपू सुल्तान के अंदरूनी
जो कहना चाहिए फौजी साजो सामान के ज़खायर थे वो अंग्रेज़ों के हवाले कर दिए और अंग्रेज़ों से मिल गए। और तो इस तरह चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने हमला किया और इधर इसके 2 वज़ीर भी उससे मिल गए अंग्रेज़ों से। तो इस तरह टीपू सुल्तान चारों तरफ से घिर गए, लेकिन टीपू सुल्तान ने डट कर मुकाबला किया और किसी खौफ या डर के नहीं बल्कि बेखौफ होकर मुकाबला किया और ज़बरदस्त अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब चारों तरफ से टीपू सुल्तान घिर चुके थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी, ना ही उनसे समझौता किया। अगर वो चाहते तो समझौता कर लेते और समझौता कर वो कुछ टैक्स या कुछ माल पर समझौता करके अंग्रेज़ों से सुलह कर लेते और अपनी हुकूमत को बचाते। लेकिन उनका एक कौल था, उनका एक कहना था, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। यानी गीदड़ की तरह ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते थे, शेर की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 साल ज़िंदगी से बेहतर है और इसको पसंद किया। और इसी को उन्होंने साबित भी किया कि उन्होंने डायरेक्ट अंग्रेज़ों से मुकाबला करा और हार नहीं मानी जब तक कि वो शहीद नहीं हो गए। और जैसे ही टीपू सुल्तान शहीद हुए तो ये इस तरह फिर अंग्रेज़ों ने मैसूर पर कब्ज़ा कर लिया। और टीपू सुल्तान एक नेक, बहादुर और इंसाफ पसंद खुददार हुक्मरान था। उसने कभी किसी का एहसान नहीं लिया, न किसी के साथ जुल्म ज़्यादती की, बल्कि सबकी मदद करते थे और पब्लिक और अपनी आवाम का ख्याल रखते थे। और अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने 4 जंगें लड़ी, 2 जीते 2 हारे। लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों से कोई समझौता या उनके सामने झुके नहीं। उन्होंने शेर की तरह हुकूमत की और शेर की तरह लड़े। और इस तरह ये हमारा चैप्टर मुकम्मल होता है टीपू सुल्तान का। और अब हमारे तमाम चैप्टर कंप्लीट हैं। इसके सवालात जो थे वो हम लिख चुके थे। अब इसमें जो 2 सवाल हैं उसको एक बार और समझ लेते हैं, फिर अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे और रिवीज़न करेंगे। तो 2 सवाल कौन से हैं? दर्ज झेल अल्फाज के वाहिद लिखिए। वाहिद क्या होता है? हमने इसको भी समझा था, किसी भी एक चीज़ को वाहिद कहते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। किसी भी एक चीज़ को वाहिद कहते हैं। जैसे कुर्सी एक है तो कुर्सी, और बहुत सारी हैं तो कुर्सियों, ये जमा हो जाएगा। एक से ज़्यादा चीज़ों को हम जमा कहते हैं और किसी भी एक चीज़ को हम जो है वाहिद कहते हैं। ये समझ लें आप अच्छे से। तो अब हम वाहिद और जमा की कभी तो तारीफ़ पूछी जाती है और ये 3 नंबर 4 नंबर का सवाल होता है। आपसे या तो तारीफ़ पूछी जाएगी या कुछ अल्फाज दे के वाहिद और जमा बनवाए जाएंगे, तो उसको आपको समझना है और लिखना है। जैसे अब इसमें अल्फाज दिए 5 के दर्ज झेल अल्फाज के वाहिद लिखिए। वाहिद लिखिए, वाहिद लिखिए। अब हम इसके वाहिद लिखेंगे। पहला अल्फाज क्या है? हुक्मरा। हुक्मरा नंबर 1। हुक्मरा जो है ये एक जमा है। अब हमें इसका वाहिद करना। अब हमें जो अल्फाज दिए जा रहा है, वाहिद बनवाई जा रही है, तो जाहिर है वो जमा है। तो जमा कैसे? इसे हुक्मरा, बहुत सारों की बात हो रही है तो एक की बात करना हमें। हाकिम, हाकिम की जमा हुक्मरा। नंबर 2 है नवाबों। नवाबों ये जमा में नवाबों, यानी बहुत सारे नवाब की बात हो रही है, हमें एक की करना है। वाहिद करना है तो नवाब हो जाएगा। नवाब, देखिए इसमें वाव नून गुन्ना हट जाएगा तो ये नवाब हो जाएगा। अब इसी तरह तीसरा हमारा लफ्ज़ है राजाओं। राजाओं, राजाओं, तो इसको हम कैसे करेंगे? वाहिद। राजाओं में भी वाव और नून गुन्ना हट जाएगा,
सिर्फ राजा कर देंगे, राजा एक, बहुत सारे हैं तो राजाओं, इस तरह हमें ये बनाना है। फिर मराठों, नंबर 4 पे है मराठों। मराठों यानी बहुत सारों मराठों की बात हो रही है, हमें एक करना है तो हम क्या करेंगे, मराठा, मराठा, ये हो गया मराठा। इस तरह आपको इसकी वाहिद करना है। और फिर एक लफ्ज़ और आता है नंबर 5, तरकीबें। तरकीबें, तरकीबों को आप क्या करेंगे, तरकीब, ये तरकीब, ये हो गया। इस तरह आपका ये 5 अल्फाज लिखना है। हुक्मरां का हाकिम, नवाबों का नवाब, राजाओं का राजा, मराठों का मराठा, तरकीबें का तरकीब। तो आप ये लिख लें और इसे याद कर लें, क्योंकि वाहिद जमा का एक सवाल इम्तिहान में आता है। तो इसे सीख लें, समझ लें और इसकी प्रैक्टिस करके इसको मुकम्मल लिखने में महारत हासिल कर लें, तो आपको ये सवाल आसानी से कर देंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाहिद करना है, हुक्मरां से हाकिम करना है, नवाबों में से नवाब, राजाओं का राजा, मराठों, तरकीबों का तरकीब। ये इस तरह से आपको वाहिद जमा इसके बना लेना है। अब देखिए, अब वाहिद बनाए थे, अब अगला सवाल है जमा बनाइए। दर्ज झेल अल्फाज की जमा लिखिए। अब हमें जमा लिखना है। ज़ाहिर है जो अल्फाज हमें दिए जा रहे हैं वो क्या है, वो वाहिद हैं। तो अभी हमने ये वाहिद बनाए थे, वाहिद, अब हम जमा बनाएंगे। तो अब लिखा है, सवाल है जमा लिखिए। अच्छा, आपका इसी चैप्टर में वाहिद और जमा वाले सवालात हैं और चैप्टर में नहीं है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। दूसरे वाहिद जमा याद नहीं करें, जो आपकी बुक में है, किताब में है, वही याद करना है। और ये एक ही चैप्टर में है, तो इसको आसानी से याद कर लें, बहुत आसान रहेगा। पहला है अल्फाज की जमा लिखिए, सल्तनत। अब सल्तनत का जमा क्या होगा, जैसे हमने वाहिद, एक सल्तनत की बात हो रही, बहुत सारी सल्तनतें हैं, तो क्या करेंगे हम, तो उसको हम सल्तनत का सल्तनतें भी हो जाएगा, सल्तनतें, यह होगा सल्तनतें, यानी सल्तनतों भी हो जाएगा, कोई वो नहीं है। हुकूमत का हुकूमतों, ये जमा हो गया। हुकूमत एक है, बहुत सारी हैं, तो हुकूमतों। आप सल्तनतें आपको ऐसी अंदाज से कर दें, आप सल्तनतों कर दें, वो भी सही है, सल्तनतों। हुकूमत का हुकूमतों, जंग का जंगें या जंगों, कुछ भी कर सकते हैं। जंगों। और उसके बाद है हमला, हमले का आपको हमलों, ये हमलों हो गए। एक है फतह, फतहात हो जाएगा, ये फतहात। तो इस तरह आपको वाहिद और जमा के सवाल को सीखना है और इसको लिखना है। ये 5 सवाल, 5 अल्फाज हैं, पांचों आपको इस तरह से लिखना। सल्तनत का सल्तनतों, हुकूमत का हुकूमतों, जंग का जंगों, हमले का हमलों, फतह का फतहात। अब इसमें देखिए गौर करने वाली बात यह है कि इसमें वाव और नून गुन्ना लगाने से जमा हो जाता है। जैसे वहाँ भी वाव और नून गुन्ना लगा था, जमा था, हमने वाहिद कर दिया नवाब। अब यहाँ पे क्या करना है, यही चीज़ लगाना है, वाव और नून गुन्ना। सल्तनतों में वाव और नून गुन्ना लगा, हुकूमत में हुकूमतों करा हमने, वाव नून गुन्ना लगा, जंग में जंगों में भी हमने वाव और नून गुन्ना, हमले में भी वाव और नून गुन्ना लगा के हमलों करा, फतह का फतहात। तो इस तरह आपको वाहिद और जमा लिखना है
और लिखने के बाद इसको याद करना है, और याद हो जाने के बाद 2-4 बार इसे लिखकर प्रैक्टिस करना है ताकि आपको लिखने में महारत हासिल हो जाए। कोई बच्चा अगर लिखेगा नहीं तो उसमें परेशानी दिक्कत रहेगी, वो लिख नहीं पाएगा, और हमें लिखकर ही जवाब देना है। कोई सुनाना तो है नहीं, ज़बानी सुनाना हो तो चलिए ठीक है, अब जो भी है आपको लिखकर उसका जवाब देना है, इसलिए लिखना आना चाहिए। और लिखना जब ही आएगा जब आप मेहनत करेंगे, 2-3-4 बार बगैर देखे लिखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें लिखना आ जाएंगी। तो अब हम अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आप लिख लें, इसको याद कर लें, और इसके बाद हम अगला सवाल जो है वो है मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल। दर्ज झेल मुहावरों का मतलब लिखिए, फिर इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करिए। पहला है रास्ते का कांटा होना, यानी रुकावट होना। पहले हम इसका मतलब लिखेंगे फिर लिखेंगे। तो ये सारे सवाल आपको लिख लेना है, अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता पूछ सकते हैं। देखिए एक बार और पढ़ के सुना देता हूँ। वो हमने वाहिद बनाई, ये जमा बनाए। वाहिद में हुक्मरां का हाकिम, नवाबों का नवाब, राजाओं का राजा, मराठों का मराठा और तरकीबें का तरकीब। तो ये हमारा मुकम्मल होता है। और अब हमारा दूसरा सवाल जमा बनाने का था। जमा लिखिए सल्तनतों, सल्तनत का, हुकूमत का, हुकूमतों, जंग का, जंगों, हमले का, हमलों, फतह का, फतहात। तो ये आपको इस तरह से बनाना है। अब हम मुहावरों को समझ लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो मुहावरे हमें कैसे लिखना है? पहले तो मुहावरों का मतलब और इस्तेमाल कैसे करना है ये हम बताना। पहले रास्ते का कांटा होना, रास्ते का कांटा होना, यानी रुकावट बनना, रुकावट बनना। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के रास्ते का कांटा था। ये जुमला बन गया। किसी तरह भी बना सकते हैं, ये नहीं है जैसा मैंने बनाया वैसे ही बनाना है, रटना है, नहीं, आपको इसका इस्तेमाल करना है जुमला बना के। जुमला यानी एक मुकम्मल बात या एक सेंटेंस। कैसे? रास्ते का कांटा होना। अंग्रेज़ों ने के लिए टीपू सुल्तान रास्ते का कांटा बना हुआ था। ये बन गया आपका जुमला। अब आप इसको और तरीक़े से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुछ भी आप लिख सकते हैं। अंग्रेज़ों के लिए हिंदुस्तान को फ़तह करने में टीपू सुल्तान रास्ते का कांटा था, या इसको छोटा बनाए तो अंग्रेज़ों के लिए टीपू सुल्तान रास्ते का कांटा बना हुआ था। ये भी ठीक है। अब बहादुरी से लड़ना, यानी बहादुरी से लड़ना, यानी बहादुरी से लड़ना यानी बड़ी हिम्मत से लड़ना। बहादुरी यानी बेखौफ होकर लड़ना। बहादुरी यानी बेखौफ होकर लड़ना या निडर होकर लड़ना, एक ही बात है। अब इसका जुमला बना लेंगे। जुमला बहुत आसानी से बन जाएगा।
अंग्रेज़ों का मुकाबला हमें बहादुरी से करना चाहिए, ये भी हो जाएगा। या हमें दुश्मनों से बहादुरी से लड़ना चाहिए, हमें दुश्मनों से बहादुरी से लड़ना चाहिए। अब इस तरह आप कितने जुमले बना सकते हैं इस अल्फाज पे, है ना। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से बहादुरी से लड़ा, या हमें हमारे मुल्क के दुश्मनों से बहादुरी से लड़ना चाहिए। आप जैसा चाहें इसको तरतीब से बना सकते हैं। शेर की ज़िंदगी जीना, शेर की ज़िंदगी जीना, जीना यानी बेखौफ ज़िंदगी गुजारना। अब इसका जुमला किस तरह बनेगा? हमें शेर की तरह शेर की ज़िंदगी जीना चाहिए। बस हमें शेर की ज़िंदगी जीना चाहिए, या हमें शेर की ज़िंदगी जीना, हमें शेर की ज़िंदगी जीने के लिए कोशिश करना चाहिए, ये भी हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। गद्दार होना यानी धोखा देना, गद्दार होना यानी मुखालिफ होना। गद्दार होना, धोखा देना लिख दीजिए, धोखा देना। गद्दार होना यानी धोखा देना। इसमें आप जुमला बना दिए, हमें अपने वालिदैन से या टीपू सुल्तान के 2 वज़ीर गद्दार थे। टीपू सुल्तान के 2 वज़ीर का गद्दार होना बहुत गद्दार होना बहुत नुकसानदेह था, नुकसानदेह साबित हुआ। बस साबित हुआ, ये हो गया आपका हुआ। टीपू सुल्तान के 2 वज़ीर का गद्दार होना बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। तो इस तरह आप सारे जुमले लिख सकते हैं। हमारे ज़्यादातर जुमले मैंने बना के बता दिए। 3 जुमले और रह गए हैं। रास्ते का कांटा होना, रास्ते की रुकावट होना, आखिर दम तक लड़ना, शहादत पाना। ये 3 छोटे छोटे जुमले और हैं, और इस तरह ये जुमले बनाना आपको मेरे ख़्याल से समझ में आ गया होगा। बस आपको इसे लिखना है और इसको बनाने का एक तरीक़ा याद रखना है कि आपको इसको किस तरह से बनाना है और किस तरह से लिखना है। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जुमलों का एक सवाल आता है, वो भी 3-4 नंबर का होता है,
तो आप ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, तो उसे छोड़ना नहीं है, उस सवाल को लिखना है, उसका मतलब लिख दिए। ऐसे मैंने लिखा रास्ते का कांटा होना, रुकावट बनना, और जुमला बना दिया अंग्रेज़ों के लिए टीपू सुल्तान रास्ते का कांटा बना हुआ था। बहादुरी से लड़ना, बेखौफ होकर लड़ना, जुमला हमें दुश्मनों से बहादुरी से लड़ना चाहिए। शेर की ज़िंदगी जीना यानी बेखौफ ज़िंदगी गुजारना, जुमला हमें शेर की ज़िंदगी जीना चाहिए। कितना छोटा और आसान जुमला है। गद्दार होना यानी धोखा देना, जुमला टीपू सुल्तान के वज़ीर का गद्दार होना बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। इस तरह ये हमारे 5 जुमले हो जाते हैं। 2-3 जुमले रह गए, वो हम अगली क्लास में उसको लिखेंगे और सीखेंगे। तो ये हमारा आखिरी चैप्टर है, इसके बाद हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। फिर थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे और कुछ ऐसे के बारे में, मजमून के बारे में लिखेंगे, कुछ दरख्वास्त लिखने की प्रैक्टिस की जाएगी, उसको समझा जाएगा। तो आज की आपकी उर्दू की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।